नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। दोस्तों, तीसरे चरण के मतदान के लिए अब केवल 2 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सभी ही जो राजनीतिक दल हैं, दोनों ही दलों ने अपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए। इस बीच हम आज बात करेंगे उस लोकसभा सीट के बारे में जिसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो तीसरा मोर्चा है वो हमेशा से या तो बीजेपी को फायदा दिलाने का काम करता है या तो कांग्रेस के लिए ये नुकसान साबित होता है। हम बात कर रहे हैं कोरबा लोकसभा सीट की। 2008 में ये जांजगीर चांपा से अलग हुआ। परिसीमन के बाद साल 2009 में यहाँ पर पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस से डॉक्टर चरणदास महंत यहाँ से जो है लोकसभा के सांसद बने। लेकिन साल 2014 में यहाँ पर बीजेपी के सांसद बने और साल 2019 में एक बार फिर से महंत परिवार का यहाँ कब्जा हुआ और चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत यहाँ से सांसद बनी। अब हम बात कर रहे थे इस सीट में किस तरह से समीकरण बनते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से साल 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, मोदी लहर में जो है पूरी तरह से कांग्रेस को एक और जहां करारा नुकसान उठाना पड़ा। जितने भी तीसरे मोर्चे हैं या तीसरी बड़ी पार्टी है, चाहे हम आम आदमी की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, किसी की भी दाल यहां पर नहीं गली। जेसीसी जे जो साल 2018 के चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और टक्कर देते नजर आई थी, उसका भी सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन जो एक और महत्वपूर्ण पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उसका दबदबा इस सीट पर बराबर देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, जहां से पाली तानाखार की जो एक सीट है विधानसभा सीट, वो गोंगपा के खाते में है। हालांकि गोंगपा और बसपा ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा था, लेकिन गोंगपा को ये सीट मिली। अब ये कहा जाता है कि कोरबा का जो इतिहास है उसमें गोंगपा पार्टी की दखल काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि गोंगपा पार्टी की अगर जो है चुनाव में अगर उन्हें हार मिलता है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है, लेकिन अगर वही जो वोट है वो जीत में तब्दील हो जाती है तो इसका करारा नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को उठाने को पड़ता है। तो इस बार गोंगपा ने लोकसभा चुनाव के लिए भी अपने एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण है और गोंगपा की जिस तरह से यहाँ पर दखल देखने को मिलती है, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि गोंगपा जिस तरह से घेराबंदी करने का काम करती है और अपना जो वर्चस्व है, और कहा जाता है कि पूरा समीकरण जो है यहाँ पर गोंगपा पार्टी ही तय करती है। तो ऐसे में जो दो दिग्गज नेत्रियों के बीच, दो महिलाओं के बीच यहाँ पर चुनाव होना है। सरोज पांडे जहां पर राष्ट्रीय मुद्दे और मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं ज्योत्सना महंत लगातार महंगाई को मुद्दा बनाते हुए लोगों को भुनाने की कोशिश कर रही है। 3 बार चुनाव हुए, 2 बार कांग्रेस जीती, 1 बार बीजेपी जीती, और इस बार जो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये काफी ज्यादा इस सीट पर रोचक हो जाता है जब गोंगपा की दखल यहाँ पर देखने को मिलती है। आप बताएंगे मयंक कि कोरबा का जो इतिहास है, लोकसभा का इतिहास है, काफी ज्यादा पुराना नहीं है। 3 बार ही अभी तक यहाँ पर चुनाव हुए, ये चौथा चुनाव है जब यहाँ पर होने वाला है। गोंगपा पार्टी के क्षेत्र में पकड़ काफी ज्यादा देखने को मिलती है और इस बार गोंगपा ने भी अपने एक प्रत्याशी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कांग्रेस को कितना नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है, बीजेपी को कितना इसका फायदा हो सकता है, आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल पूजा, जिस तरह की बात आपने बताया कि कोरबा जो लोकसभा है उसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन कोरबा का जो सीट है वो पहले जांजगीर चांपा क्षेत्र में आती थी। और जांजगीर वह लोकसभा क्षेत्र है जहां पर बसपा के सुप्रीमो कांसी राम भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। ये बात अलग है कि उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है। और बसपा जी जैसे बड़ी पार्टी जो खासकर उत्तर प्रदेश में उनके मुखिया भी रह चुकी है, मायावती जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो मुखिया भी रह चुकी है, लेकिन जो बसपा के सुप्रीमो है कांसी राम, वो जांजगीर क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। और जांजगीर वो क्षेत्र है जहां पर अविभाजित कोरबा का क्षेत्र जांजगीर में आता था, यानी कोरबा लोकसभा भी उसी में आती थी। ये अब कोरबा परिसीमन के बाद 2008 के बाद परिसीमन हुआ और 2009 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो उस पर चरणदास महंत वहां से जीत के आते हैं। कोरबा लोकसभा एक तरह से बात की जाए तो चरणदास महंत या महंत परिवार की पारिवारिक सीट, पारंपरिक सीट मानी जा सकती है। 2009 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व जो प्रधानमंत्री है उनकी भतीजी करुणा शुक्ला को हराया था। उसके बाद हालांकि जो दूसरा चुनाव हुआ तो बंसीलाल महतो से उनको हार का सामना करना पड़ गया था।
और इसके बाद फिर से वापसी करते हुए 2019 पे, जब क्योंकि वो ऑलरेडी विधानसभा में आ चुके थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत को चुनाव लड़वाया। और वो भले नाम उनका था, लेकिन बैकडोर से पूरी तरह से चरणदास महंत की प्रतिष्ठा दांव पर थी। और इस बार भी कमोबेश स्थिति वही है, क्योंकि ज्योत्सना महंत जो है वो घरेलू महिला है और राजनीति से कोई सीधे तौर पर उनका ताल्लुकात नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिवार से होने के चलते वो कहीं ना कहीं राजनीति की पाठशाला से पूरी तरह से वो समृद्ध नजर आती है। अब जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि करुणा शुक्ला की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने जो है सरोज पांडे को वहां से मौके पर उतारा है। ये बात अलग रही कि करुणा शुक्ला जो है बाद में बीजेपी की अनदेखी या बीजेपी की उदासीनता के चलते वो आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में लंबे समय तक रही, बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही और वही पद कमोबेश जो है सरोज पांडे को भी मिला। सरोज पांडे भी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरोज पांडे भी उसी तरह से राजनीति करती दिखती है। करुणा शुक्ला भी काफी मुखर प्रवक्ता रही है और वैसी अंदाज में सरोज पांडे भी नजर आती है, बिल्कुल उसी तरह से अटैक करती हुई नजर आ रही है। लगातार हम चुनाव प्रचार का देख रहे हैं, तो वो करुणा शुक्ला की छवि और जो ब्राह्मणवाद का जो वोट बैंक था, तो पिछली हार को कहीं ना कहीं भुलाकर लोगों को एकजुट करने में सरोज पांडे लगी हुई है और वो छवि दिखाने की कोशिश कर रही है जो करुणा शुक्ला की छवि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में थी। यही वजह है कि उनको जब राज्यसभा का जब टर्म पूरा होता है, तो राज्यसभा का टर्म पूरा होता है, तो ऐसा लग रहा था कि सरोज पांडे को दुर्ग लोकसभा से फिर से मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें जो मौका कोरबा से मिला और कोरबा से लड़ने के साथ ही ये बात हो गई, कांग्रेस वाले लगातार कहते नजर आए, चरणदास महंत की ओर से बयान आया कि वो तो बाहरी है। तो बाहरी होने की बात ये भी है क्योंकि जो चरणदास महंत है उनका भी ताल्लुकात वैसे तो जांजगीर जिले पे आता है, शक्ति क्षेत्र से, लेकिन वो भी अगर बात की जाए तो वो भी अब जिला अलग, वो भी क्षेत्र अलग हो चुका, उनका लोकसभा तो जांजगीर में चल दिया, तो स्थानीय बाहरी का मुद्दा तो चलता रहेगा। लेकिन जो आप बात की है मूल मुद्दे पे आते हैं, गोगपा जो जिस तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, गोंडवाना और बसपा, क्योंकि बसपा की पूरी तरह से वहां पर पैठ है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो दोनों ही जो दल है उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर करके चुनाव लड़ा था। इसके पहले हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव था जब 2018 का, उस दरमियान बसपा और जेसी सीजे का विलय हुआ था, उस दरमियान दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था और उसका फायदा, बहुत बड़ा फायदा हुआ था। हमने देखा था कि थर्ड फ्रंट को छत्तीसगढ़ के 12% से ज्यादा वो वोट मिले थे, तो ये निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट की अब तक की सबसे बड़ी हमने जीत देखी थी। उस दरमियान कई सीटों पर जो जीत हार का अंतर था वो 1000 से कम वोट का अंतर भी हमने देखा है। लेकिन कोरबा क्षेत्र की बात कर दिया तो कोरबा क्षेत्र, जांजगीर क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर थर्ड फ्रंट का बहुत ज्यादा प्रभाव दे रहा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। अभी तो हाल फिलहाल वहां पर एक विधायक भी है। निश्चित तौर पर गोंगपा के जो क्षेत्र में पैठ है, जो जड़ें वहां पर मजबूत है, उसका जो है फायदा नुकसान दोनों ही पार्टियों को देखने मिल सकता है। लेकिन गोंगपा का जो हमने देखा है कि जब जब गोंगपा जैसे जीतती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो एक थोड़ा सा झुकाव जो है कांग्रेस के वोट बैंक का रहा है और यही चीजें इस बार भी देखने को मिल रही है। गोंगपा का वोट किस तरह शिफ्ट होता है, उनका वोट किधर जाता है, ये तो अब वोटिंग बमुश्किल अब 2 दिन बचे हैं, उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन कोरबा का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, जहां महंत परिवार की ये अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उन्हें इस सीट पर वापसी का इंतजार है। वहीं सरोज पांडे के लिए भी करो या मरो वाला चुनाव है, क्योंकि इसके पहले वो दुर्ग में चुनाव हार चुकी है, उसके बाद राज्यसभा में उनको मौका मिला, लेकिन अब राज्यसभा का टर्म खत्म हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि सरोज पांडे के लिए भी बहुत ही ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है उनकी राजनीति के लिए, क्योंकि अगर वो चुनाव हार जाती है तो वो कहीं धराशायी हो जाएगी उनकी राजनीतिक पारी, लेकिन अगर वो जीतती है तो फिर और शिखर पर जा सकती है। पूजा बिल्कुल, तो यानी कि ये जो कोरबा लोकसभा सीट है, यहाँ पर भले ही 2 महिलाएं चुनावी मैदान पर उतरी हों, लेकिन जो तीसरा मोर्चा है उनके जो वोटर हैं, गोंगपा के वोटर यहाँ पर हार जीत का समीकरण तय करते हैं। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार गोंगपा ने फिर से एंट्री मार दी और गोंगपा के एंट्री से किसे कितना फायदा होता है और किसे कितना नुकसान होता है। 4 तारीख को रिजल्ट आने पर यह पता चलेगा और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, थम जाएगा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी विश्लेषण और जो भी आंकड़े हम तक पहुंच रहे हैं, जो भी जानकारी हम तक पहुंच रही है, उसका एक छोटा सा विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप कमेंट करके अपनी राय भी इस पर लिख सकते हैं और आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।